एक्सपेरिमेंट, जिसमें अपने सीआरओ, मल्टीमीटर, ब्रेडबोर्ड, है ना, ये अपने स्टडी किए थे। अब अपन लेवल्स पर चलते हैं जिसमें अपन को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। तो परफॉर्म के लिए अपन को करना क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट अपने हार्डवेयर बेस्ड होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड होंगे। सॉफ्टवेयर बेस्ड मींस वर्चुअल लैब पे अपन करेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल लैब के 3-4 एक्सपेरिमेंट है ना, और 8 एक्सपेरिमेंट अपने हार्डवेयर लैब के हैं। तो अभी अपन हार्डवेयर लैब में अपन उसका स्टडी करते हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट अपन को करना है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर। ओके, तो ये हमारे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है जो अपने हार्डवेयर बेस्ड एक्सपेरिमेंट है सर अपने। वापस चली गई स्क्रीन। वापस चली गई है। यस सर, नाउ So, विल। तो इसमें सबसे पहले यूएटी करेक्टरिस्टिक्स वाला एक्सपेरिमेंट 8th नंबर का एक्सपेरिमेंट है लास्ट में, तो लास्ट एक्सपेरिमेंट है वो अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मिड टर्म से पहले अपन को इसमें से 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होंगे, है ना। तो अपन इसके स्टडी करते हैं टू प्लॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूएटी एंड यूएटी एज अ रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर, ठीक है। तो यूजेटी बेसिकली होता क्या है, आपने पढ़ा है यूजेटी, यूनि नो जंक्शन सर। स्टडी करते हैं। तो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बेसिकली होता क्या है, ये 3 टर्मिनल 1 जंक्शन डिवाइस होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि एक ही जंक्शन होता है, इसलिए इसे बोलते हैं अपन यूनि जंक्शन, ठीक है। ये आपको जो सिंबल दिखाई दे रहा है, कंसेप्शनल डायग्राम जो दिख रहा है आपको, इस कंसेप्शनल डायग्राम में अगर हम देखें तो जो स्काई कलर का जो आपको एन टाइप का जो मटेरियल दिख रहा है ना, ये अपना होता है बेस, ठीक है। और जो पिंक कलर का पी आपको जो दिख रहा है, जो टर्मिनल है एमीटर, देखो, यानी कि हमारा ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, बेस, जो एन टाइप मटेरियल है, एम टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। जो हमारा पिंक कलर का जो आपको बेस दिख रहा है, जो दिख रहा है मटेरियल, ये अपना एमीटर टर्मिनल है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब हमारे पास इसमें क्या है, 3 टर्मिनल्स हो गए। 3 टर्मिनल्स कौन से,
फर्स्ट ये बेस 1, सेकंड बेस 2 और थर्ड टर्मिनल अपना एमीटर। ठीक है, अब एमीटर और बेस 1 एंड 2, क्योंकि बेस 1 एंड 2 वो तो आर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेम, है ना, उस सेम मटेरियल के दो टर्मिनल हमने सेट कर दिए, लेकिन जंक्शन हमारा उस एन और पी के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो हमारा एक ही जंक्शन बन गया पीएन जंक्शन। ये एक हमारा डायोड की तरह वर्क करता है पीएन जंक्शन, और जो पी से टर्मिनल कनेक्टेड है उसको अपने नाम दे दिया एमीटर, जो अपना होल से एमिट करता है, इसीलिए इसको नाम एमीटर दे दिया, और बेस 1 एंड 2 दे दिया। अब इसमें होता क्या है कि जो बेस 1 एंड 2 है ना, उसके पास हमने जो पी टाइप मटेरियल को हमने इसमें इंसर्ट किया हुआ है, वो मटेरियल किस बेस के पास में होगा या बिल्कुल मिड में होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि ये बेस 2 के नियरेस्ट होता है एज कंपेयर टू बेस 1, है ना, बिल्कुल नियरेस्ट नहीं होता, एज कंपेयर टू बेस 1 नियरर होता है किसके, बेस 2 के। तो इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, जिससे ज्यादा दूर होगा, जिससे डिस्टेंस ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यानी कि अगर हम देखें टर्मिनल एमीटर एंड बेस 1 का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया, और टर्मिनल एमीटर एंड बेस 2 का डिस्टेंस कम हो गया, तो रेजिस्टेंस भी उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अमीटर और बेस 1 के बीच का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अमीटर एंड बेस 2 के। ठीक है, अब इसमें ये एक ही जंक्शन बन रहा है, इसीलिए इसे बोल देते हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हमारा एक ही जंक्शन बन रहा है, वो भी पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन डिवाइस जो होती है उसको अपन डायोड बोलते हैं, डायोड बोलते हैं ना, लेकिन डायोड में तो दो ही टर्मिनल होते हैं, है ना, एनोड और कैथोड, लेकिन इसमें दो टर्मिनल, तीन टर्मिनल है, दो बेस है और एक एमीटर है, तो इसको अपन डबल बेस डायोड भी बोल देते हैं, है ना। तो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर नाम से ही जैसे फेमस होता है ये, उसी से अपन जानते हैं, लेकिन अगर इसका सेकंड नेम भी अगर देखें तो दूसरा नेम इसका डबल बेस डायोड के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम सिंबल देखें तो ये इसका सिंबल है, इस सिंबल से अपन इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, बेस 1 एंड बेस 2 और अमीटर। ठीक है, देखो ये वर्क कैसे करता है। इसमें हम क्या करते हैं, बेस 2 एंड बेस 1 ये दोनों एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एन टाइप मटेरियल है एक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम एमीटर एंड बेस 1 के बीच में हम जो रेजिस्टेंस ले रहे हैं, जो इसको रेजिस्टेंस से अपन जो डिनोट कर रहे हैं, उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस से डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम इसे ऑपरेट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस वेरी होता है अकॉर्डिंग टू एमिशन ऑफ होल्स फ्रॉम द पी टाइप मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, बेस 2 है, इसमें हम बायसिंग सप्लाई अप्लाई कर देते हैं, है ना। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, ये देखो इस तरीके से इसको अपन डिनोट करते हैं। इसका ये इक्विवेलेंट डायग्राम है, जो हमारा बेस 1 एंड बेस 2 थे, है ना, इसको हमने डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस से। बेस 2 साइड का जो रेजिस्टेंस है उसे हमने डिनोट कर दिया RB2 से, है ना, और बेस 1 साइड का जो रेजिस्टेंस है उसको डिनोट कर दिया RB1 से। ठीक है, अब होगा क्या कि हमारा एक जंक्शन बन रहा था पीएन जंक्शन। ठीक है, तो उस पीएन जंक्शन को हम कैसे डिनोट करें, तो उसको हमने एक डायोड से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें आपको शो हो रहा है डायोड डी। ठीक है, तो डायोड डी से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये डॉटेड लाइन से जो कवर है, जो एक रेक्टेंगल बन रहा है, वो पूरा रिप्रेजेंट करता है उस यूजेटी को, है ना। उसके बाहर ये अपने तीन टर्मिनल आ गए,
और बेस 1 एंड बेस 2 के बीच हम बायसिंग सप्लाई अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। ठीक है, अब इसका जो वर्किंग है वो वर्किंग कैसे होती है इसकी, है ना, कैसे वर्क करता है। देखो, सबसे पहले जब हम बायसिंग सप्लाई अप्लाई कर देंगे, बायसिंग सप्लाई आपको इसके टर्मिनल भी शो हो रहे हैं, यहाँ पर जो टर्मिनल है, देखो ये जो टर्मिनल आपको शो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, ये टर्मिनल अपना नेगेटिव टर्मिनल। तो बेस 2 से हमने सप्लाई के जो हमारे डीसी सप्लाई है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया और बेस 1 से नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। जब इसे ऑपरेट करते हैं तो हमें दो पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, एक हमारा बेस 1 एंड अमीटर के बीच कनेक्ट करते हैं और दूसरा बेस 1 एंड 2 के। ठीक है, बेस 1 एंड 2 के बीच जो हम पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं, डीसी पावर सप्लाई, उसे बोलते हैं अपन बायसिंग सप्लाई, है ना। और बेस अमीटर एंड बेस 1 के बीच जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन इनपुट सप्लाई। जब अपन इनपुट सप्लाई को वेरी कराते हैं, ठीक है, अमीटर एंड बेस 1 के बीच की जो सप्लाई है उसको अपन वेरी कराते हैं, तो यहां से एक सप्लाई फ्लो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, है ना, इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है, इसकी हमें वर्किंग देखनी है कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायसिंग सप्लाई अप्लाई कर देंगे, यानी कि बेस 2 एंड बेस 1 के बीच में हम एक डीसी सोर्स कनेक्ट कर देंगे और उस डीसी सोर्स की जो सप्लाई है उसको हम फिक्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल अपने वाले 10 वोल्ट पे उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, जब हम उससे 10 वोल्ट पर फिक्स कर देंगे तो वो 10 वोल्ट, क्योंकि अमीटर पर हमने अभी कोई सप्लाई अप्लाई नहीं की है, यहां हमने अभी कोई सप्लाई कनेक्ट नहीं की है। ठीक है, केवल हमने सप्लाई कहां कनेक्ट की है, बेस 2 और बेस 1 के बीच में। ठीक है, तो जब हम यहाँ एक डीसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो उस डीसी सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड क्या है, RB2 एंड RB1, ये कनेक्ट है। ठीक है, जब हम अगर इसको देखें तो जो हमारा 10 वोल्ट, फॉर एग्जांपल हम 10 वोल्ट सप्लाई लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो 10 वोल्ट कहां ड्रॉप होगा, तो 10 वोल्ट है, वो 10 वोल्ट ड्रॉप कहां पे होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो हो जाएगा RB2 के अक्रॉस, है ना, यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, और कुछ बाकी का जो वोल्टेज है वो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, है ना, यहाँ ड्रॉप होगा RB1 के अक्रॉस। अब वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए क्योंकि अमीटर तो कनेक्टेड है नहीं। जब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, 10 वोल्ट हमने सप्लाई दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो यहां से जो करंट फ्लो होगा वो करंट कितना फ्लो होगा, बहुत कम, माइनर, है ना, माइनर करंट फ्लो, यानी कि उसे अपन बोल सकते हैं लीकेज करंट, लीकेज करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो उस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम होगी। ठीक है, जब करंट की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है,
तो हमारा यहां से जो करंट फ्लो हुआ वो करंट केवल लीकेज करंट है, यानी कि माइक्रो एम्पियर में फ्लो होगा। लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वोल्टेज ड्रॉप अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, है ना, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, यानी कि RV1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज्यादा होगा, है ना। अब देखो उस वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होगी, वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होगी, करंट फ्लो कहां से होगा, ऐसे, ऐसे जाएगा सप्लाई से, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, है ना। मान लो कि हमने यहाँ पर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ नेगेटिव कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा। मान लो फॉर एग्जांपल अपन ये एक सप्लाई कनेक्ट करके देखते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर एक DC ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारा करंट जो फ्लो होगा वो करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, ऐसे फ्लो होगा करंट। जब करंट ऐसे फ्लो होगा तो हमारे जो रेजिस्टेंस है उन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोलैरिटी क्या आएगी, रेजिस्टेंस की पोलैरिटी क्या होगी, बता सकते हो। रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज की पोलैरिटी है, वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होगी, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और यहाँ नेगेटिव होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। RB1 के अक्रॉस अपर साइड में पॉजिटिव होगा और लोअर साइड में नेगेटिव टर्मिनल होगा, यही होगा। अब देखो हमारा जो सर्किट था अमीटर एंड बेस वन वाला, हमने यहाँ कोई सप्लाई ऑन नहीं की थी, है ना। सर्किट हमारा कनेक्टेड है पर हमने कोई सप्लाई ऑन नहीं किया है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो RB1 के अक्रॉस वोल्टेज है वो एज अ वोल्टेज सोर्स बिहेव करने लग जाएगा और डायोड से एक रिवर्स करंट फ्लो कराएगा। ठीक है, एक रिवर्स लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट यहां से फ्लो कराएगा जिसे अपन बोलते हैं IE, है ना। एमीटर टर्मिनल से जो करंट फ्लो होगा उसे बोलते हैं अपन IE, और बेस से जो करंट फ्लो होगा उसे बोलेंगे अपन IB। ठीक है, तो जो लीकेज करंट है वो क्या हो जाएगी, IB2V1, B2 से V1 की तरफ आएगी लीकेज करंट, और एमीटर से जो फ्लो हो रही है वो है IE। अब I की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से उससे अपन बोल देंगे नेगेटिव IE, -IE। ओके, तो हमारा एक लीकेज करंट फ्लो होगा जो कि नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होगा, ये हमने पूरा सेटअप हो गया। ये तो स्टार्टिंग सेटअप है जब हमने केवल बायसिंग वोल्टेज को सेट किया है 10 वोल्ट पे, है ना। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर अपन ले रहे हैं 10 वोल्ट, है ना। बाकी ये वोल्टेज वेरी कर सकते हैं, कितने वोल्टेज पे भी आप सेट कर सकते हो इसको, 10 15 जो भी इसका रेटिंग है उस रेटिंग के लिमिट में। अब हम क्या करेंगे कि एक बायसिंग सप्लाई को ऑन कर देंगे, एमीटर बेस सप्लाई को ऑन कर देंगे। जब एमीटर बेस सप्लाई को ऑन करेंगे तो ये जो करंट हमारा जो RB1 वोल्टेज की वजह से आ रहा था वो क्या होगा, रिड्यूस होना स्टार्ट कर देगा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इसका जो अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा टर्मिनल E एंड B1,
ये स्टार्टिंग में वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये सर्किट तो कनेक्टेड है नहीं, है ना, डायोड ऑन होगा नहीं, डायोड ऑन नहीं होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा ओपन सर्किट में, है ना। तो यहाँ से जब कोई सप्लाई नहीं है ना, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना हो जाएगा, जीरो होगा, और लीकेज करंट होगा माइनस में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो सप्लाई है ये सप्लाई को ऑन कर देंगे, ये जो बेस V1 एंड एमीटर के बीच जो कनेक्ट कर रहे हैं इस सप्लाई को ऑन कर देंगे। जब ये सप्लाई ऑन हो जाएगी तो जो आई हमारा नेगेटिव फ्लो हो रहा था, क्योंकि इस सप्लाई की वजह से हमारा जो करंट है वो ऐसे फ्लो होगा, है ना, डायोड की डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो उस डायरेक्शन में जब फ्लो होगा तो आई की वैल्यू जो नेगेटिव फ्लो हो रही थी पहले उसको रिड्यूस करेगा, जीरो पर लेके आएगा, और फिर पॉजिटिव में आगे बढ़ेगा। ये होगा। इस ड्यूरेशन में क्या होगा, जो हमारा RB1 है, जो रेजिस्टेंस RB1 है वो ऑटोमेटिक वेरी होगा। वो वेरी कैसे होगा, देखो, जब हमारी सप्लाई ऑन कर देंगे तो इस डायोड की पोलैरिटी को अगर हम देखें तो एनोड पॉजिटिव से, कैथोड नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो जब ये पोलैरिटी कनेक्ट होंगी तो इस जो RB1 जो एन रीजन था, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो रीजन था, उसमें ये क्या करेगा, होल इंसर्ट करता रहेगा उस एन रीजन में। ठीक है, जब होल की जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा। वो कितना रिड्यूस होगा, इस सप्लाई को तो हम EB1 को तो, है ना, इनपुट सप्लाई को जब हम धीरे धीरे इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारे यहाँ जो करंट है IE इसकी पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, जब ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसके कंपेयर में जो होल्स हैं वो इंसर्ट होते जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट कहां पर होंगे, इस RB रीजन में। जब जैसे जैसे होल की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो RB1 जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। लेकिन ये कितना कम हो सकता है, इसकी भी तो कोई लिमिट होगी ना, कि इसमें कितना भी मैक्सिमम जो सैचुरेशन आ गया है, होल कंसंट्रेशन सैचुरेट हो गया, है ना, सैचुरेट होने के बाद जो रेजिस्टेंस बचा, कुछ तो मिनिमम रेजिस्टेंस बचेगा ही बचेगा। ठीक है, करंट हमारी कंटिन्यूअस बढ़ रही है। ठीक है, तो उस बेस में क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स हो गई, अब उससे कम नहीं होगा, चाहे आप कितना ही उसमें होल से इंसर्ट करा लो। ठीक है, जब RB1 की वैल्यू फिक्स हो गई, करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो वोल्टेज ड्रॉप भी वापस बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कैसी बनेगी, सबसे पहले स्टार्टिंग की हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज EB1 क्या होगा, जीरो होगा। करंट की वैल्यू क्या होगी, I। हम जो वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं यूजेटी की, वो किस किस में करते हैं, वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज करंट कौन सा, वोल्टेज एमीटर वोल्टेज, है ना, एमीटर बेस वोल्टेज। ठीक है, और करंट, एमीटर करंट जो एमीटर से फ्लो होगी, इन दोनों के बीच में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में हम देखें तो स्टार्टिंग में क्या था, वोल्टेज VE जीरो हो गया, आई की वैल्यू नेगेटिव हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बी हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया, वी तो बी की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और आई की वैल्यू जो नेगेटिव फ्लो हो रही थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर जीरो पर पहुंच जाएगी। जब ये जीरो पर पहुंची उस समय तक हमने बी की वैल्यू कुछ ना कुछ अप्लाई कर दी थी। उसके बाद बी की वैल्यू को हम कंटिन्यूसली बढ़ाएंगे, तो आई की वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूसली पहले तो बढ़ेगी, है ना, आई की वैल्यू तो कंटिन्यूस बढ़ेगी,
लेकिन जब हम इस इनपुट वोल्टेज कौन सा, जो VE1 यहाँ जो हम अप्लाई कर रहे हैं E और V1 के बीच में, इसको तो हम कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं, लेकिन टर्मिनल E पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा उस करंट के साथ साथ। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा जो RV1 है, RV1 एंड I करंट I, इन दोनों का मल्टीप्लाई वोल्टेज ड्रॉप होगा। IR होता है वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो जो वोल्टेज ड्रॉप IR है, तो R की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, बट एज कंपेयर टू रिडक्शन ऑफ RV1 और I की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। उसका जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट या रेट ऑफ राइज क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिडक्शन ऑफ RV1। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो IR है, IR ड्रॉप है, वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा, है ना। इंक्रीज कहां तक होगा, एक सर्टेन लिमिट तक। फिर उसके बाद क्या होगा, RV1 हमारा सैचुरेट हो गया, है ना। RV1 तो क्या हुआ, सैचुरेट हो गया। जब ये सैचुरेट हो गया, एक मिनिमम लेवल पर पहुंच गया, ये मिनिमम लेवल तक पहुंच गया, तो I की वैल्यू हमारी कंटिन्यूस बढ़ रही है। ठीक है, तो R क्या हुआ, R तो क्या हुआ, फिक्स हो गया, है ना। ये तो क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। और जो हमारा I है, उस I की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो जो IR ड्रॉप है, वो IR ड्रॉप भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी बनेंगी, है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देख लेते हैं। हमारा वोल्टेज ड्रॉप है ना। वोल्टेज ड्रॉप की हम जो बात कर रहे हैं, VR V1, है ना, जो रेजिस्टेंस V1 है, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, वो कितना होगा, इसके फॉर्मूला वोल्टेज डिवीजन रूल आपने पढ़ा हुआ है ना, वो अपना रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे, है ना, जब हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि जब हमने रेजिस्टेंस जो केवल बायसिंग वोल्टेज को अप्लाई किया है, तो बायसिंग वोल्टेज को अप्लाई किया है, तो एक नेगेटिव करंट फ्लो हो रही थी, है ना। जो एक्स एक्सिस है, वो करंट की एक्सिस है, जो अमीटर करंट, है ना। ये जो एक्सिस है ना, ये जो एक्सिस है, वो अमीटर करंट, और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज। ठीक है, अब देखो, स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे कि हमने एमीटर वोल्टेज को अप्लाई नहीं किया है, केवल बायसिंग वोल्टेज को अप्लाई किया है। बायसिंग वोल्टेज कहां अप्लाई करते हैं, रेजिस्टेंस या बेस V1 एंड V2 के बीच। ठीक है, तो हमारा एक नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा था, अमीटर करंट। तो नेगेटिव अमीटर करंट यानी कि हमारा ये तो हो गया 0 पॉइंट, है ना, ये तो क्या है, 0। तो इसके नेगेटिव साइड में आ गए, यानी कि हमारा जो करंट है, वो यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव। अब हम क्या होगा, एमीटर वोल्टेज को बढ़ाते गए। एमीटर वोल्टेज जैसे जैसे हमने बढ़ाया, हमारे जो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती गई, करंट की वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती गई, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव आ गया। यानी कि हम इस पॉइंट पर पहुंचे, इस पॉइंट पर, तब तक हमारा वोल्टेज की वैल्यू कुछ हमने अप्लाई कर दी थी, और करंट की वैल्यू 0 हो गई, है ना। पहले नेगेटिव थी, नेगेटिव से इंक्रीज होते होते वो 0 पर आ गई। ठीक है, फिर हम एमीटर वोल्टेज को, जो इनपुट वोल्टेज है, उसको कंटिन्यूअस बढ़ाते गए। कंटिन्यूअस बढ़ाया है, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज होके हमारे
यहाँ इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, इनपुट वोल्टेज हमने कंटिन्यूस बढ़ाया। जब कंटिन्यूस बढ़ाया तो हमारा जो रेजिस्टेंस था, है ना, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, डाउन होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वहां काफी स्पेस था, होल की कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब होल्स का जो कंसंट्रेशन बढ़ने लग गया एन रीजन में, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी डाउन होना स्टार्ट हो गई। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डाउन होना स्टार्ट हुई तो हमारा जो आई आर, जो आई आर ड्रॉप है वो क्या हो गया, रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज को यहाँ ध्यान रखना कि हम कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं। हमें मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज को हम कंटिन्यूअस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये वोल्टेज ड्रॉप कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है तो आई आर ड्रॉप हमारा ये कम होता जा रहा है, ये कम होता गया, कम होता गया, और एक मिनिमम पॉइंट पर आ गया, ठीक है। एक मिनिमम पॉइंट पर आ गए यहाँ पर, ये एक मिनिमम पॉइंट, ठीक है। इस मिनिमम पॉइंट पर क्या होगा, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सैचुरेट हो गया, अब इससे कम नहीं हो सकता। आप चाहे कितने ही होल इंसर्ट करा लो, क्योंकि एक रीजन है, उस रीजन की कोई लिमिट होगी ना, कि उसमें भाई इतने ही आ सकते हैं, है ना। जैसे आपका कोई क्लासरूम की हम बात करें, अब एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम की भी तो कोई एक स्ट्रेंथ होगी ना, एक लिमिट होगी कि भाई इस क्लासरूम में केवल इतने ही स्टूडेंट बैठ सकते हैं। अब स्टूडेंट उसमें फिल करते जा रहे हैं, बिठाते जा रहे हैं, बिठाते जा रहे हैं, तो ठीक है भाई, उसमें जो स्ट्रेंथ थी, मान लो 60 स्टूडेंट को बैठने की स्ट्रेंथ थी, लेकिन 60 से बढ़ा के हमने 100 बिठा दिए, भाई एक बेंच पे हमने 4-4, 5-5, 6-6 बिठा दिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट हमने खड़े कर दिए तो 100 के बजाय 150 हो गए, लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट होगी। ऐसे तो नहीं है कि उसमें हम केवल फिल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। भाई 150 होने के बाद उसमें खड़े होने की भी जगह नहीं रही, अब वो बिल्कुल सैचुरेट हो गया, अब बिल्कुल फिल हो गया कि अब इसमें हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सेम सिचुएशन हमारे एयर रीजन में आई कि उसमें भाई अब उसका होल्स का कंसंट्रेशन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जब उससे ज्यादा नहीं हो सकता तो हमारे जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस उससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। भाई उस पर्टिकुलर उस ठीक है कंसंट्रेशन पर हमारा जो रेजिस्टेंस था उस रीजन का वो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जब वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो हमारे जो वैल्यू है करंट की वैल्यू, क्योंकि इनपुट सप्लाई को तो हम कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इनपुट को तो हम कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं, तो कंटिन्यूस वो बढ़ेगा तो आई की वैल्यू बढ़ रही है, आई की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, आई बढ़ रहा है, तो हमारा जो वोल्टेज है उस वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, ये इंक्रीज हो गया, यहाँ पर ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब इसमें एक हमने दो चीजें देखी कि एक तो मिनिमम पॉइंट आया और एक मैक्सिमम पॉइंट आया। इस मैक्सिमम वाले पॉइंट को बोलते हैं पीक पॉइंट, है ना, और मिनिमम वाले पॉइंट को बोलते हैं अपन वैले पॉइंट, ठीक है। अब इसमें जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 3 रीजन्स में वर्क करता है, ठीक है। अब ये 3 रीजन कौन से हैं, एक पीक पॉइंट से पहले का रीजन जिसे अपन कट ऑफ रीजन बोलते हैं, इस रीजन में यूजेटी एज अ स्विच्ड ऑफ की तरह वर्क करता है, ठीक है, ऑफ कंडीशन की तरह वर्क करता है, ऑफ स्विच की तरह, ठीक है। दूसरा है पीक पॉइंट्स और वैले पॉइंट, दोनों के बीच का रीजन, जिसे हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन भी बोलते हैं। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रीजन में रेजिस्टेंस की वैल्यू रिड्यूस होती है, ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और वैले पॉइंट के बाद वाला जो एरिया है
उसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन मतलब अपने जो अभी बात की थी कि वो जो एरिया है वो सैचुरेट हो चुका है ना। जब यूजेटी हमारा सैचुरेट हो गया, सैचुरेट होने के बाद हमारा ये वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, तो वो बाद वाला एरिया हो गया सैचुरेशन। ठीक है, तो हमारा जो यूजेटी है वो एज ए ऑन कंडीशन में कहां वर्क करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में वो वर्क करता है, जिसे अपन बोलते हैं एक्टिव रीजन भी बोल देते हैं इसको। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को अपन एक्टिव रीजन भी बोल देते हैं, है ना, क्योंकि इसमें हमारा जो यूजेटी है वो एज अ ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो बैले पॉइंट और पीक पॉइंट दोनों के बीच में ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, इसमें कुछ इसके एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इनके स्विचिंग डिवाइस है ना, ये स्विचिंग डिवाइस की तरह वर्क करते हैं। ट्रिगरिंग डिवाइस की तरह यूज करते हैं, ट्रिगरिंग है ना। यूएटी का जो मोस्ट ऑफ द यूज है वो हमारा ट्रिगरिंग डिवाइस की तरह यूज करते हैं इसको, एससीआर और ट्रैक्स को गेट पल्स प्रोवाइड कराने में। एससीआर तो पढ़ा हुआ है ना, फर्स्ट ईयर में भी था आपके एससीआर, सारी सर पढ़ा हुआ है नहीं? हाँ भाई, एससीआर पढ़ा हुआ है कि नहीं आपका? भाई कुछ तो रिप्लाई करो, आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? आ रही है सर। तो एससीआर पढ़ा है कि नहीं? एससीआर, एससीआर को ऑन करने के लिए हमें एक गेट पल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो गेट पल्स कौन प्रोवाइड कराता है? यूजेटी रिलैक्सेशन सर्किट, टाइमिंग सर्किट में भी यूज करते हैं इसको, फेज कंट्रोल में भी यूज करते हैं, यानी फेज शिफ्टिंग वगैरह कुछ करनी हो तो उसमें यूज होता है ये। सॉटूथ जनरेटर में यूज करते हैं। सॉटूथ जनरेटर मतलब हमें अगर जो रैंप सिग्नल है वो जनरेट करना है तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, और सिंपल रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको यूज करते हैं। अब हमारा ये जो सर्किट है यूजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट हो गया ये। अब नेक्स्ट अपना यूजेटी एज अ रिलैक्सेशन सर्किट है ना, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हम बात करें तो ये हमें एक सिग्नल प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जो हमारे जो दूसरे डिवाइसेस हैं उनको ऑन करने के काम आता है। तो एज अ रिलैक्सेशन सर्किट जब हम यूज करते हैं तो इसका सर्किट आपको जो दिख रहा है इस तरह का हम सर्किट बनाते हैं ये। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, जो हम सप्लाई यूज कर रहे हैं वो हमने यहाँ बायसिंग सप्लाई, देखो हमने यहाँ पर ये बायसिंग सप्लाई कनेक्ट कर दी। ठीक है, बायसिंग सप्लाई किसके बीच में करेंगे, वो हमारा सेम वही रहता है B1 और B2 टर्मिनल की। B1 B2 हमारे टर्मिनल ये है ना, एक टर्मिनल हमने यहाँ और एक टर्मिनल यहाँ, यानी कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कर दी। ठीक है, और उसका नेगेटिव टर्मिनल हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उस सेम सप्लाई से एक रेजिस्टेंस के थ्रू है ना, R3 रेजिस्टेंस हमने यूज किया, और उसके बाद हमने एमीटर टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके लिए हमने अलग से सप्लाई नहीं की। बस अब हमने चेंज क्या किया है इसमें कि जो एमीटर टर्मिनल है, एमीटर और बेस वन, उन दोनों के बीच में हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसी कैरेक्टरिस्टिक से हमने देखा कि यूजेटी ऑन कब होगा, जब एमीटर वोल्टेज उसके पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगा। हमने बात की ना कि जब ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में होगा तभी ऑन होगा।
उससे पहले क्या होगा, ऑफ कंडीशन में, यानी कि जब ये पीक पॉइंट पर पहुंच जाएगा इसके अक्रॉस वोल्टेज, तब ये ऑन होगा। ठीक है, तो पीक पॉइंट पर कब पहुंचेगा ये, इस अक्रॉस जो वोल्टेज है, यानी कि हमारे C1 कैपेसिटर है, जब ये चार्ज होगा, चार्ज होके इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज जब इसके पीक वोल्टेज के बराबर पहुंच जाएगा, तब हमारा यूजेटी ऑन होगा। जब ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, जब ये ऑन हो जाएगा, तो जो कैपेसिटर है वो एज ए वोल्टेज सोर्स बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, जब एज ए वोल्टेज सोर्स बिहेव करेगा, तब इसमें से करंट कहां से फ्लो होगा, ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, ऐसे क्यों जाएगा, क्योंकि हमारे जो वोल्टेज सोर्स है उसकी पोलैरिटी ऐसे है, अपर प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव और लोअर प्लेट नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये ऑन होगा, और अगर हम VV2 पे लेते हैं तो हमारा ये नेगेटिव पल्स मिलेगी हमें। तो VV1 पर हमें लेना है आउटपुट इसका। तो VV1 पर जब हम आउटपुट लेंगे इसका, तो हमें पल्स कैसी मिलेगी, कैपेसिटर चार्ज हुआ, कैपेसिटर चार्ज होते ही इसके ऑन होते ही हमें जो पल्स है वो एकदम से पीक पर जाएगी, है ना, पीक मिल गया। फिर कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, और ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हुआ। जब ये पहले पॉइंट पे पहुंचेगा, तो पहले पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करेगा, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है फिर उससे कम हो जाएगा, पहले पॉइंट से जैसे ही वोल्टेज कम होगा, ये यूजेटी फिर ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा तो हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, 0, है ना, फिर V1 कुछ नहीं मिलेगा जब यूजेटी ऑफ हो गया तो। फिर दोबारा सर्किट क्या होगा, कैपेसिटर दोबारा से चार्ज होने लग जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, यही सर्किट हमारा पाथ बनेगा ये वाला। तो कैपेसिटर दोबारा से चार्ज हो गया, जब दोबारा चार्ज हो जाएगा और उसके पीक पॉइंट के बराबर पहुंच जाएगा, तो ये वापस पीक पे पहुंच गया यहाँ पर ये। ठीक है, पीक पे जैसे पहुंचा, यूजेटी वापस ऑन हो जाएगा। यूजेटी ऑन होगा तो फिर ये कुछ टाइम के लिए ऑन रहेगा, जब तक कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर इसके अक्रॉस वोल्टेज उस पहले पॉइंट के पास नहीं पहुंच जाता, पहले पॉइंट को एक्सीड नहीं कर लेता, तब तक हमारा यूजेटी ऑन रहेगा। जैसे पहले पॉइंट पे पहुंचेगा फिर यूजेटी ऑफ हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है, और हमें जो आउटपुट पल्स है वो आउटपुट पल्स इस तरह की मिल जाती है। और ये पल्स हम यूज करते हैं किसी भी डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए, जैसे जैसे ट्राइब हो गया, SCR हो गया, NCT हो गए, है ना, ये कुछ डिवाइसेज हैं जो थायरिस्टर फैमिली की आती है, उनको ऑन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से एज ए रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है। तो ये तो अपना थियोरेटिकल पार्ट, है ना। अब इसको हमें परफॉर्म भी करना है। ठीक है, परफॉर्म करेंगे तो हम तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ रीडिंग्स लेनी होंगी, है ना। रीडिंग्स हम कैसे लेंगे, जैसे हमने बाइसिंग वोल्टेज को यहाँ फिक्स कर दिया था, है ना, अमीटर वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे थे, तो अमीटर वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते कुछ पर्टिकुलर, जैसे हमने 2 वोल्ट पे ले लिया, 4 वोल्ट पे, 6 वोल्ट पे, 8 वोल्ट पे, इस तरीके से हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू नोट डाउन करते जाएंगे, है ना, मैक्सिमम वोल्टेज तक। तो जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो हमारा इस तरह का ही ये बन जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमें ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए रीडिंग्स लेनी है, और दूसरा फिर हमें ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर को सर्किट बनाना है, और इसका आउटपुट हमें CRO पर देखना है कि हमें जो आउटपुट पल्स है वो इस तरह की हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। जो थियोरेटिकल हम पढ़ रहे हैं वो आउटपुट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो वो हम चेक करेंगे कि हमें जो आउटपुट है वो ये वाला आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो ये हम CRO पर चेक करेंगे। ठीक है, तो ये CRO पर हमें आउटपुट लेके आना है। तो ये दोनों सर्किट हम
ठीक है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे ये। तो ये तो अपना यूजेटी एज अ रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर। इसके कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है इसके। तो डिसएडवांटेज ज्यादा नहीं है, इसके एडवांटेज क्या है, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है ना, लोअर कॉस्ट है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही हम इसको यूज कर पा रहे हैं किसी भी ट्रिगरिंग सर्किट के लिए एज अ रिलैक्सेशन ऑस्किलेटर, है ना। तो इसका ये एडवांटेज हो गया। रिक्वायर द लो वैल्यू ऑफ ट्रिगरिंग करंट, है ना, इसको हमें ज्यादा करंट की जरूरत नहीं होती करने ऑन करने के लिए। और दूसरा ये स्टेबल ट्रिगरिंग वोल्टेज, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो स्टेबल मिलेगा, है ना। उसमें कोई फ्लक्चुएशंस हमें ज्यादा नहीं मिलेंगे कि हमें कोई एबनॉर्मली कोई फ्लक्चुएशंस मिले, है ना। वो स्टेबल आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, बस इसका एक एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये जो सिग्नल हमें प्रोवाइड कराएगा वो सिग्नल वेरी लो एम्पलीट्यूड के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये चाहें कि किसी सर्किट जैसे एससीआर है, एससीआर की रेटिंग के अकॉर्डिंग हमें उसके ट्रिगरिंग पल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो एज इट इज अगर इस पल्स को हम प्रोवाइड कराएं उस एससीआर को, तो वो ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको गेट पल्स की एक मिनिमम वैल्यू कुछ चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमें उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है उस सिग्नल को, फिर उसको एससीआर को अप्लाई करते हैं। तो अगर हम ये चाहें कि एससीआर जो हमारा सर्किट है, जो यूजेटी सर्किट है, इस यूजेटी सर्किट से ही हमें उसे एम्पलीफाई कर ले, तो ये इसमें पॉसिबल नहीं है। ये इसका मेन एडवांटेज है, उसके लिए हमें एक दूसरा एम्पलीफाई करने के लिए दूसरी डिवाइस या सर्किट हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज ओनली डिसएडवांटेज ऑफ द यूजेटी। ठीक है, तो ये था अपने यूजेटी का थ्योरेटिकल। अब इसको हमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली परफॉर्म अपन नेक्स्ट लैब में करेंगे, और अगर बीच में कोई लैब शेड्यूल करते हैं तो उसमें अपन देख लेंगे, है ना, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अदरवाइज अपन नेक्स्ट लैब में इसको प्रैक्टिकली लैब में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लैब में परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा इसका टाइम अपन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा आफ्टरनून सेशन चल रहा है, तो मैं आपकी जो क्लास है घर से ही ले रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना। तो नेक्स्ट लैब में या तो मैं अपना टाइम चेंज कर लूंगा, है ना, या फिर किसी और दिन आपकी जो क्लास है वो रेशिड्यूल कर लेंगे इस लैब की, तो मैं उस लैब में आपको ये परफॉर्म करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ओके सर। अब लैब के रिगार्डिंग आपको करना क्या है कि जैसे अपना ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगा। वो मटेरियल आपको अपने कोई कॉपीज या ब्लैंक पेजेस, है ना, A4 साइज पेजेस, या अपने कॉपी का कोई पेजेस, उनमें आपको वो राइट डाउन करके मेरे को भेजना है। एज जैसे फाइबर करते थे ना, ऑब्जेक्ट, है ना, रिक्वायरमेंट, इस तरह से लिख के उसके थ्योरी, है ना, वो सारा प्रोसेस इस तरीके से लिख के मेरे को क्लासरूम पर प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो क्लासरूम पर आपको कब प्रोवाइड कराना है ना, वो आपको बता दूंगा, एक लिमिटेड टाइम में ही आपको प्रोवाइड कराना होगा वो। ठीक है, तो ये था अपना ओके सर। कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आज के लिए अपना यही, नेक्स्ट टाइम इसको परफॉर्म करेंगे और दूसरे एक्सपेरिमेंट की स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? थैंक यू सर। तो अब अपने अटेंडेंस के लिए रोल नंबर